नमस्कार, मैं एम्सली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम्स हमारे बहुत पास आ गए हैं और आज की जो क्लास में हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि नॉर्थ-सेट और डीएसएसबी के अंदर सीधे-सीधे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। आगे बात समझ में? तो कोई भी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसका आंसर करना है। सिंपल रिलैक्स होके बैठ जाइए, कुछ नहीं करना है, हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। इन 10 क्वेश्चंस को आज हम इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आपको यहीं की यहीं क्लियर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बाकी सब कुछ चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाती हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट और सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करके पूछ सकते हैं और आपको कोई चीज़ नहीं लगती है तो प्लीज़ उसको डिक्टेट करेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, उसको डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट, एक नर्स है जो कि केयर कर रही है क्लाइंट की विद द एल्बुमिन यूरिया। उसको एल्बुमिन यूरिया की कंडीशन है। एल्बुमिन यूरिया का मतलब पता है सभी को? एल्बुमिन का यूरिन एल्बुमिन क्या होता है? एक प्रोटीन होती है और उसका किसके अंदर आ जाना बच्चों? यूरिन के अंदर आ जाना। क्या कहलाता है? एल्बुमिन यूरिया कहलाता है, ठीक है? रेस्टिंग इन द एडिमा रिजल्टिंग इन एडिमा। भैया उसको क्या है? एल्बुमिन जो है वो यूरिन में बह रहा है और उसका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है? एडिमा आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब क्या कर रही है कि व्हाट द प्रेशर चेंज डज द नर्स डिटरमाइन द कॉज ऑफ द एडिमा। यहाँ पे सिंपल सिंपल सी भाषा में ये पूछा गया है कि एडिमा का कारण क्या है? एडिमा का कारण क्या है? जितना लंबा क्वेश्चन होता है उसी के उसका अंदर उसका आंसर छुपा होता है। तो आप मेरे को सब बताएंगे कि एडिमा का कारण कौन सा होने वाला है? क्या डिक्रीज इन द टिश्यू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है? इंक्रीज प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है? या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज द टिश्यू कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है? या फिर हम कह सकते हैं डिक्रीज इन प्लाज्मा कॉलॉइड ऑनकोटिक प्रेशर होता है? क्या आप मेरे को फटाफट से आंसर देने वाले हैं? देखो, दो चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन होती है। क्या होती है बच्चों? प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन क्या होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है एल्बुमिन। क्या होती है? एक होती है एल्बुमिन, मेनली दो प्रोटीन होती है। एक होती है ग्लोबुलिन। क्या होती है बच्चों? एक होती है एल्बुमिन और एक होती है ग्लोबुलिन। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर एल्बुमिन जो होती है वो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है या फिर हम कह सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है ये। कैसी होती है प्यारे बच्चों? कि सर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है। ठीक है, इसका सिंथेसिस कौन करता है? इसका सिंथेसिस करता है भैया लिवर। सिंथेसिस बाय लिवर। कि कौन करता है? लिवर करता है। और लिवर के अंदर भी कौन सी सेल होती हैं? हेपेटिक सेल्स करती हैं। कौन करती हैं? हेपेटिक सेल्स करती हैं। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? आपको सिंपल सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ कि दो प्रोटीन होती हैं। एल्बुमिन होता है एक प्रोटीन, एक ग्लोबुलिन होती है। अगर मैं आपसे एल्बुमिन की बात करूँ तो ये कौन सी होती है कि भैया मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है और सिंथेसिस कौन करता है? हमारा लीवर करता है, हेपेटिक सेल करती है। अब हेपेटिक सेल कैसे कैसे करती हैं अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 10 टू 15 ग्राम पर डीएल, या हम कह सकते हैं सॉरी पर डे क्या करती है? ये रिलीज करती हैं। कहाँ पे? इन ब्लड के अंदर अपना क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? इतना प्रोटीन क्या करती हैं? एल्बुमिन रिलीज करती हैं। आगे बात समझ में? मैंने आपको बताया कि कौन सिंथेसिस करता है कि भैया लिवर करता है। लिवर के अंदर भी कौन होती है? हेपेटिक सेल्स होती हैं जो कि क्या काम करती हैं? इसका रिलीज करने का काम करती हैं। आगे बात समझ में? अगर मैंने आपसे दूसरी बात करनी है, दूसरी बात कौन सी है कि बच्चों कितना ग्राम पर डे रिलीज होता है? तो 10 टू 15 ग्राम पर डे रिलीज होता है। आगे बात समझ में? कि भैया इसका जो नॉर्मल लेवल है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि सर इसका जो नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है? तो आपको बता देना है कि 3.5 टू 5 ग्राम पर डीएल कितना होता है? 3.5 टू 5 ग्राम पर डीएल इसका नॉर्मल लेवल देखा जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक की बात है, जी आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करता हूँ कि सर इसके फंक्शंस के बारे में हमें बता दीजिए, तो देखो ये मेंटेन करने का काम करता है किसको? किसको करता है? कि भैया ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
कि सर दो प्रकार के प्रेशर होते हैं, एक होता है ऑस्मोटिक, एक होता है ऑनकोटिक। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब सिंपल सिंपल सा है, इनके अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इनके अंदर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है ऑस्मोटिक और एक होता है ऑनकोटिक। ध्यान से समझना है सभी बच्चों को कि सर एक होता है ऑनकोटिक, एक होता है ऑस्मोटिक। ठीक है, ऑस्मोटिक की बात करूं मैं आपसे, तो ये वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर जो प्रेशर लगता है, कहाँ से जाने के लिए? कि भैया लो प्रेशर टू हाई प्रेशर में जाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि लो से हाई जाने के लिए जो प्रेशर लगाते हैं उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कि अगर मैं आपसे ऑनकोटिक प्रेशर की बात करूं तो ये कहाँ लगता है भैया? कि ये सर ब्लड के अंदर लगाया जाता है। और कौन लगाता है? कि भैया प्रोटीन लगाता है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगाते हैं ब्लड के अंदर। आगे बात समझ में? तो एक तो लगता है ब्लड के अंदर, एक लगता है वाटर के अंदर। सिंपल सी बात आपको समझ लेनी है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? सिंपल सिंपल सी बात हमने एल्बुमिन के बारे में करी है। एल्बुमिन और क्या काम करता है अगर आपसे कोई पूछ ले, तो ये ट्रांसपोर्ट भी करता है किस चीज का? कि भैया ये ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। किस चीज का ट्रांसपोर्ट करता है? कि भैया हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। क्या करता है? हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? चलिए, अब हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन की तरफ चलना है, हमारे क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ पे सिंपल सी बात पूछी गई है कि अगर एल्यूमिन नहीं है बचेगा, एल्यूमिन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि एल्यूमिन का काम होता है, एल्यूमिन का काम होता है ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का। अगर मेंटेन करने का मतलब है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कोई एडिमा आपको नहीं देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर, जैसे ही इसका लेवल कम होता है तो इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? कि भैया इसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। कि सर बिल्कुल हो जाएगा। तो प्रेशर जब कम हो जाएगा, इसका मतलब कि ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया। अब जब बांधे रखने का काम कर रहा है, प्रेशर लगाने का काम कर रहा है, तो वो प्रेशर क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा और जो फ्लूइड है वो सेल से निकल निकल के कहाँ आ जाएगा? हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? एडिमा देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है सभी बच्चों को? चलिए, तो अब यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है कि भैया यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की कोई बात नहीं करी गई है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो जाते हैं। कि सही भैया यहाँ पे इंक्रीज टिश्यू कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, भैया इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे तो क्यों होगा? ये तो बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है, यूरिन में बह रहा है। वो तो हमारा जो प्रोटीन है हमारा, वो तो यूरिन में बहता चला जा रहा है, तो उसका लेवल कम हो जाएगा, तो इंक्रीज नहीं होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? डिक्रीज देखने को मिलेगा। और जब भी डिक्रीज होता है तो क्या हो जाता है? एडिमा आपको देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर एक क्वेश्चन को समझना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ठीक है? For what clinical indicator should a nurse assess a client and who is having the gastric lavage? एक समझना है इसको कि फॉर द क्लिनिकल इंडिकेटर के लिए शुड नर्स असेस, नर्स को क्या असेस करना चाहिए? कि एक क्लाइंट को क्या कर रहे हैं? हु हैज द गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है गैस्ट्रिक लवाज, एक होता है गैस्ट्रिक गवाज। एक लवाज होता है और एक गवाज होता है। लवाज का मतलब होता है लेना, लवाज का मतलब होता है लेना। तो हमने क्या निकाला भैया? स्टमक से बाहर निकाल लिया। गैस्ट्रिक का मतलब समझते हो ना सभी बच्चे? गैस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? हमारा स्टमक। कि हमने वहां से कुछ फ्लूइड को निकाल लिया, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक लवाज। और गैस्ट्रिक गवाज का मतलब होता है गिव, जी फॉर गवाज एंड गी फॉर गिव। तो गिव का मतलब होता है देना, कि हमने पेट के अंदर या स्टमक के अंदर कुछ डाल दिया। आगे बात समझ में क्लियर? कट टू कट बात। चलिए, अब यहाँ पे हमने कुछ निकाला है पेट से। हमने बच्चों क्या निकाला है? पेट से कुछ ना कुछ तो निकाला है। अब कुछ ना कुछ क्या पाया जाता है भैया? कि स्टमक के अंदर तो क्या मिलता है? स्टमक के अंदर तो HCl होता है नहीं होता है? कि भैया जिसकी जो पीएच होती है वो 3 to 4 पीएच देखने को मिलती है। मिलती है या नहीं मिलती? और अब 3 to जो 4 पीएच होगी वो किसके अंदर आती है? कि भैया एसिडिक के अंदर आती है। इसका मतलब हमने एसिड को बाहर निकाल दिया है। बॉडी से हमने क्या निकाला है? एसिड को बाहर निकाला है। अब जब एसिड निकाल दिया हमने बॉडी से, तो क्या बचा भैया? एल्केलाइन बचा।
क्या बचा? एल्केलाइन बचा। 2 ही चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, या तो एसिड होगा या फिर एल्केलाइन होगा। दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब दोनों चीज़ों में से आपने ये निकाल दिया तो इसका लेवल तो हमेशा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसका लेवल आप चेक करोगे तो इसका लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हमें ये ढूँढना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये ढूँढना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है? अभी हमें फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन क्या कहता है? डिक्रीज़ सीरम पीएच। सीरम की पीएच डिक्रीज़ हो गई है। बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि ये हमारी क्या होती है? पीएच स्केल होती है। ये हमारी क्या है बच्चों? पीएच स्केल है। पीएच स्केल के अंदर 0 से 14 का मार्किंग किया हुआ था कि सही 7 से अगर इधर देखने को मिलती है आपको तो इसका मतलब है कि एसिड है, और इधर देखने को मिलती है तो एल्केलाइन है। ये सभी बच्चों को बात पता होती है ना? ये सभी बच्चों को पता होगा कि भैया यहाँ से तो अगर आपको देखने को मिल रहा है, इसकी तरफ बढ़ता है, मतलब कि ये 7 है, अगर 8, 9, 10, 11, 12, 13 अगर इधर की तरफ बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब कि पीएच पीएच हमारा बढ़ गया है, सीरम का पीएच बढ़ गया है, तो इसका मतलब लेवल क्या हो गया है? एल्केलाइन हो गया है। अगर पीएच घटता है तो उसको कहते हैं एसिडिक। उसको कहते हैं एसिडिक। तो यहाँ पे ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? लगभग कितना होता है? 7.35 टू 7.45 होता है। कितना होता है? आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ 7 याद रखो कि क्या होता है, कि हमारे ब्लड का पीएच 7 होता है। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है? एग्जैक्ट की हम बाद में बात करेंगे। आपने भैया क्या किया कि 7 आपने याद रख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि डिक्रीज सीरम पीएच। इसका मतलब है कि सीरम का जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज का मतलब कम हो गया है कि 7, 6, 4 ऐसे हो गया है। तो इसका मतलब कि एसिडिक हो गया है। तो भैया हमने तो यहाँ पे तो एसिडिक निकाल दिया है, एसिड निकाला है हमने तो इसके रूप में। तो भैया ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज सीरम पीएच होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था मेरे प्यारे बच्चों? इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि हमने एसिड को निकाल दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा सीरम पीएच। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इंक्रीज सीरम ऑक्सीजन लेवल, भैया ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे इतना कोई मैटर नहीं करता है। इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, भैया ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी आंसर सी है उसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंक्रीज सीरम बाइकार्बोनेट लेवल, और जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो एल्केलाइन होते हैं नहीं होते हैं प्यारे बच्चों? कि क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो भैया सीरम इंक्रीज, कि यहाँ पे क्या हो गया है? देखो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है हमारा सीरम पीएच लेवल। मैंने आपको बताया था पीएच लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो भैया और चौथा ऑप्शन देखेंगे, डिक्रीज सीरम ऑस्मोटिक प्रेशर। भैया ऑस्मोटिक प्रेशर का यहाँ पे कोई बात रिलेट नहीं हो रही है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल भाषा में हमने समझ लिया इसको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट। एक नर्स है जो केयर कर रही है क्लाइंट के लिए, हु इज रिसीविंग द सीरम एल्बुमिन, जिसको अपन क्या दे रहे हैं? सीरम एल्बुमिन दे रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? व्हाट थेराप्यूटिक इफेक्ट, थेराप्यूटिक का मतलब होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट डज द नर्स एंटिसिपेट, कि जो हम थेरेपी दे रहे हैं उसका इफेक्ट जो है वो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? से सपोज दैट आपने पीसीएम खाई। पीसीएम क्यों खाई? आपको फीवर था। क्यों खाई? क्या आपको फीवर था इसलिए आपने फीवर खाई? अब इसका जो थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें देखना है उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि भैया फीवर का जो है वो उतर जाना चाहिए, कि हमने इसको पीसीएम दी है तो इसका मतलब इसका जो फीवर है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए। तो हमारा थेराप्यूटिक जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर नहीं उतरता है फीवर तो उसको कहते हैं थेराप्यूटिक इफेक्ट जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल नहीं रहा। आगे बात समझ में? तो यहीं पे ये चीजें पूछी जा रही है कि कोई पेशेंट है जो रिसीव कर रहा है क्या? सीरम एल्बुमिन, कि उसको हमने एल्बुमिन चढ़ा रहे हैं, उस पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं? एल्बुमिन दे रहे हैं। तो उसके अंदर हम क्या चीज को देखेंगे? उसके अंदर हम क्या चीज को देखेंगे? मैंने अभी अभी आपको बताया है कि मेंटेन करने का काम करता है। किसको मेंटेन करने का काम करता है? कि भैया ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। करता है या नहीं करता है? तो बस उसी को आपको ढूंढना है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। अब देखो
सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला कह रहा है कि इम्प्रूव द क्लॉटिंग फैक्टर्स, कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को ब्लड में बढ़ाने के काम करता है। कि भैया जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो हम क्रायो प्रेसिपिटेट देते हैं, एफएफपी देते हैं पेशेंट्स को, जिनके अंदर हाँ, हम कह सकते हैं कि आपको अगर क्लॉटिंग फैक्टर चढ़ाने हैं पेशेंट को तभी तो बढ़ेंगे। आपने अगर किसी बंदे को क्रायो प्रेसिपिटेट दिए हैं, एफएफपी दी है, उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, तो तभी आप क्या देखेंगे कि भैया हमारे जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, हमने एफएफपी हमने क्रायोप्रेसिपिटेट दिया है, हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स पेशेंट को दिए हैं, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि भैया क्लॉटिंग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन एल्बुमिन जब भी दोगे तो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बढ़ेंगे। आगे बात समझ में? कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, कि रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और एरिथ्रोपोइसिस कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? रेड बोन मेरो के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। कि भैया आरबीसी कहाँ बनती है हमारी? आरबीसी कहाँ बनती है मेरे प्यारे बच्चों? रेड बोन मेरो के अंदर बनती है। और बोन मेरो कहाँ पाई जाती है? हमारी बोन के बीचों बीच हिस्से में पाई जाती है, हमारी बोन्स के हिस्सों में पाई जाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, आप अगर किसी पेशेंट को एल्बुमिन देते हो तो क्या उससे आरबीसीज बनती हैं? कि सर बिल्कुल नहीं बनती हैं भैया। कि सर बिल्कुल गलत बात है। एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को, और कहाँ देखने को मिलता है? रेड बोन मैरो के अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। कि सर एक्टिवेशन ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल, कि भैया व्हाइट जो ब्लड सेल होती हैं, डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, वो एक्टिवेट कब होती हैं? कब होती हैं मुझे बताएंगे फटाफट से? क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश करता है, कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करती है, तो हमारी डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स की तरह काम करती हैं। क्या करती हैं? फैगोसाइटिक सेल्स की तरह काम करती हैं, हमारी सेना के रूप में काम करती हैं डब्ल्यूबीसी। तो वो क्या करती हैं? एक्टिवेट हो जाती हैं जब हमारी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो। तो ये बात भी गलत हो गई है, ठीक है? एल्बुमिन का यहाँ पे कोई लेना-देना नहीं है। कि भैया एल्बुमिन दे रहे हैं तो ये क्या कह रहा है भैया? मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर, की भैया ये तो अभी-अभी आपने पढ़ाया है सर, ये तो अभी-अभी आपने पढ़ाया है, तो आपका आंसर जो जाने वाला है वो क्या जाने वाला है? डी जाने वाला है। क्या आपको चारों के चारों ऑप्शन समझ में आ गए हैं? चारों के चारों के मतलब आपको समझ में आ गए हैं? किसी चीज़ को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेनी। चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? ये रहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टाइम, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द टाइम शुड नर्स शुड अलाउ द आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन इन्फ्यूज। आईवी बैग का समझते हो? आईवी बैग का मतलब होता है इंट्रावीनस। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस। इंट्रावीनस जो बैग होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि भैया आरएल जो होती है, हमारा जो आरएल का जो चैम्बर होता है, या फिर हम कह सकते हैं आरएल का जो बैग है, आरएल की जो बोतल है, या फिर हम कह सकते हैं जो फ्लूइड बोतल्स होती है, आरएल, एनएस, डीएनएस की बात करते हैं यहाँ पे। तो आपको कितने घंटे से ज्यादा उसको यूज नहीं करना है। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है कि उसको 24 घंटे के बाद बिल्कुल भी क्या नहीं करना है? यूज नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो? उसको 24 आवर्स तक यूज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करनी होती है? उसको डिस्कार्ड करना होता है। डिस्कार्ड आपको करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि कंटामिनेशन हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। क्या बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उसके अंदर, इसीलिए हमें क्या करना है? उसको 24 आवर्स के बाद में डिस्कार्ड कर देना है। उसको पेशेंट को नहीं चढ़ाना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? 50 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्लाइंट आईवी इन्फ्यूजन, एक क्लाइंट को आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है, इन्फिल्ट्रेट हो गया। इन्फिल्ट्रेट का मतलब समझ लो? इन्फिल्ट्रेशन का मतलब पता है आपको? मैं आपको बताऊंगा। व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई, व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई एज मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन, सॉरी, इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पे सिंपल सी बात करी गई है। इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बंदा है जो, एक आप कहाँ पे आईसीयू वार्ड में काम कर रहे हो, और वहां पे आपने किसी पेशेंट को क्या कर रहे हो कि आईवी इन्फिल्ट्रेशन हो गया है, आईवी इन्फ्यूजन जा रहा है। आईवी इन्फिल्ट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है आपके? आईवी इन्फिल्ट्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है? देखो, ये हमारी बॉडी है, ठीक है? ये हमारी क्या है? मैं आपको बताता हूँ। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब सिंपल सी बात होती है कि आपने किसी के हाथ में कैनुला लगाया, आपने किसी के हाथ में कैनुला लगाया। अब ये हमारी क्या है बच्चों? वेन है। अब ये हमारी वेन है और ये हमारा कैनुला है। ये हमारा कैनुला है।
अगर आपकी वेन आपका जो कैनुला है आपकी वेन के अंदर चला गया, आपकी वेन के अंदर चला गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वेन के अंदर से क्रॉस कर गया, मतलब कि पंक्चर हो गया है। मतलब कि जो वेन है अंदर की वो पंक्चर हो गई है। जब भी आप कोई फ्लूइड दोगे तो वो वेन के बाहर इकट्ठा हो जाएगा, कि भैया वेन के बाहर इकट्ठा होगा या नहीं होगा? कि सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वेन के अंदर जाएगा नहीं, और जो भी जाएगा तो आधा पर्दा जाएगा, आधा पर्दा बाहर निकल के जाएगा, तो उसी को कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। उसी को कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। क्या मेरी बात आपको पता लगी? इसका सबसे जो मोस्ट कॉमन जो हम कह सकते हैं कार्डिनल जो साइन होता है, इसको पहचानने का, कि कार्डिनल साइन क्या होता है, इसको पहचानने का वो होता है कूलनेस। वहाँ पे आपको ठंडा देखने को मिलता है। अगर आपको ठंडा देखने को मिल रहा है तो ये समझ लो कि इन्फिल्ट्रेशन हुआ है पेशेंट को। एडिमा वगैरह की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। एडिमा वगैरह की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है, कूलनेस आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो फ्लेवाइटिस होता है ना बच्चों, जो फ्लेवाइटिस होती है, फ्लेवाइटिस के अंदर कभी भी आपको कूलनेस नहीं देखने को मिलती, आपको वार्मनेस देखने को मिलती है, हीट देखने को मिलती है। आगे मेरी बात समझ में? तो आपको इन्फिल्ट्रेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी इसके अंदर मैंने फुल डिटेल में ऊपर क्लास दे रखी है, फंडामेंटल के सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हो, लाइव सेशन के अंदर मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं, और प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है फंडामेंटल की, तो सारी क्लासेस आप वहाँ से जाके देख सकते हो। आगे बात समझ में? तो सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फिल्ट्रेशन का, तो आपको कौन-सा जवाब इसमें सही देना है, बताइए? एक्सेसिव हा एक्सेसिव हाइट ऑफ द आईवी बैग, जो आईवी बैग है हमारा, उसकी आपने बहुत ज़्यादा हाइट कर दी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी आईवी लाइन सिक्योर है तो वो फँस जाएगा फ्लूइड, बस। फेलियर टू सिक्योर द कैथेटर एडेप्टली, कि आपने उसका जो सिक्योर है, आपने उसको क्या नहीं किया है, कैथेटर को इनएडिक्वेटली आपने सिक्योर किया है, आपने उसको अच्छे से नहीं लगाया है, आपने उसको क्या कर दिया है, फेल हो गया है, आपने उसको अच्छे से नहीं लगाया है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले, इसको करेक्ट करने से पहले हम 2 ऑप्शन और बचे हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कि सर कंटामिनेशन ड्यूरिंग द कैथेटर इंसर्शन, भैया कंटामिनेशन से कभी भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं होता, उससे इन्फेक्शन होता है प्यारे बच्चों। कि आपने अनस्टेराइल तरीके से आपने क्या लगा दिया, कैनुला लगा दिया पेशेंट को, तो उसमें क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। आगे बात समझ में? लेकिन क्या होता है कि इन्फ्यूजन इज केमिकली इरिटेटिंग मेडिकेशन, कि भैया अगर कोई इन्फ्यूजन ऐसा है कि जो केमिकल है वो क्या है, इरिटेटिंग है, जैसे कि हम मैं आपसे पेप्टाज की बात करता हूँ या ऑगमेंटिन की बात करता हूँ, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होते हैं। वो कैसे होते हैं? इरिटेटिंग होते हैं। वो मेडिकेशन की बात होती है इसमें, लेकिन आपको इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर भी आपको इन्फिल्ट्रेशन नहीं देखने को मिलता है, तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, कि आपने उसको क्या किया है, फेलियर कर दिया है सिक्योर करते टाइम, आपने उसको आउट कर दिया है। जब भी आउट होता है तो आपको क्या देखने को मिलता है, मैंने आपको बताया, आपको जब भी आउट देखने को मिलता है तो आपको कूलनेस देखने को मिलती है, एडिमा देखने को मिल सकता है, पेन देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, इजी इजी क्वेश्चन है, सबको समझना है, ठीक है? A nurse is caring for the client and who is recovering and IV infusion. नर्स कर रही है एक पेशेंट के, क्लाइंट की केयर कर रही है, एंड जो क्या कर रहा है, आईवी इन्फ्यूजन को रिकवर कर रहा है। एंड व्हाट शुड द नर्स डू द फर्स्ट? इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट। अगर ऐसा होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि आपका कोई आप क्या कर रहे हो, एक बोर्ड के अंदर काम कर रहे हो, आप एक बोर्ड के अंदर काम कर रहे हो, अगर आपका इन्फिल्ट्रेशन हो गया है पेशेंट के अंदर, पेशेंट के अंदर कूलनेस देखने को मिल रही है, आपने देखा कि उसके हाथ में कूलनेस हो गई है, ठंडापन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि टिश्यूज के अंदर वो पानी भर जाता है, जो हमारा RLNS है वो पानी भर जाएगा, लेकिन वो क्या होगा, ठंडा होगा। क्यों होगा ठंडा? क्योंकि बॉडी तो हमारी गर्म होती है इंटरनली, तो आपको ठंडा महसूस होता है, इसीलिए आपको कूलनेस क्या होता है, कार्डिनल साइन होता है। तो कूलनेस होगा, पेन की कंप्लेन करेगा और एडिमा हो जाएगा। तो ये सारी कंप्लेन जब भी करता है तो पेशेंट कैसा हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी कि आपका अगर कैनुला आउट हो गया है, मुझे आप सिंपल सिंपल सी बात बताएंगे कि अगर आपका कैनुला आउट हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो आप क्या काम करोगे? उसके हाथ को एलिवेट कर दोगे? क्या उसके हाथ को एलिवेट कर दो कि तब चला जाएगा फ्रूट? अगर आउट है तो भैया आउट ही है।
आउट है तो भैया आउट ही है, तो इसका ऐसे करने से भी कुछ नहीं होगा कि डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। बिल्कुल भैया हम डिसकंटिन्यू कर देंगे इन्फ्यूजन को, हमें उसको नहीं लगाना है, उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और उसको हमें कैलोना को निकाल के प्रेशर अप्लाई करके उसको फेंक देंगे। आगे बात समझ में, उसको वापस से यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो आउट हो चुका है, उनका इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, उसको वापस से आप रीसिक्योर नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, अटेम्प्ट द फ्लश ट्यूबिंग, कि आपको उसको क्या करोगे, फ्लश करोगे। कि ब्लॉक, जब भी ब्लॉक होता है तब फ्लश करते हैं। यहाँ पे तो आउट हो चुका है तो उसको क्या फ्लश करोगे, आउट हो गया है तो उसको फ्लश करने से क्या फायदा, कोई फायदा है, बिल्कुल नहीं है। कि अप्लाई द वार्म एंड मॉइस्ट, कि भैया वार्म एंड मॉइस्ट क्यों लगाएंगे भैया, जब आउट हो चुका है तो वार्म एंड मॉइस्ट लगाने से क्या होगा। वो तो हम बात की बात है कि भैया एडिमा अगर पेशेंट को हो रहा है तो हम वार्म एंड मॉइस्ट लगा सकते हैं। आगे बात समझ में, तो हमें क्या करना है, इन्फ्लेट्रेशन जब भी होता है तो हमें उसको आउट कर देना है। आउट तो हो चुका है वो ऑलरेडी, तो हमें उसको निकाल के क्या करना है, फेंक देना है। आगे बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, द क्लिनिकल व्हाट द क्लिनिकल इंडिकेट, क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट द नर्स दैट द क्लाइंट में हैव हाइपोकैलेमिया। यहाँ पे हाइपोकैलेमिया का बंदा है, उसको कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल जाती है उसके बारे में मुझे बताएंगे। देखो, हाइपोकैलेमिया जब भी होता है ना प्यारे बच्चों, हाइपोकैलेमिया पेशेंट को अगर हुआ, हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है डिक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम, डिक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम, कि पोटेशियम का लेवल क्या हो गया है प्यारे बच्चों, कम हो गया है। अब जब भी ये पोटेशियम का लेवल कम होता है ना बॉडी के अंदर, तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था, आप सुबह की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी मसल जो है वो कैसे हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। जब मसल रिलैक्स हो जाती हैं तो वो काम करना बंद कर देती हैं, अपना जो वर्क है वो कम क्या कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। आगे बात समझ में, तो उसी मुद्दे पे अपन को बात करनी है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या ऑप्शन जाने वाला है। सबसे पहला आंसर है कि एडिमा। एडिमा तो कब होता है, जब पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है, सोडियम का लेवल बढ़ता है। जब सोडियम रिटेंशन होता है तब एडिमा देखने को मिलता है कि भैया सोडियम रिटेंशन होगा तो वाटर भी रिटेंशन होगा, और जब वाटर रिटेंशन होता है तो एडिमा देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में, कि भैया मसल स्पाज्म कब होते हैं, कि भैया ये तो हाइपोकैलेमिया में होते हैं, सॉरी हाइपोकैल्शियमिया में होते हैं, कि जब कैल्शियम का लेवल कम होता है तो मसल्स में स्पाज्म देखने को मिलते हैं, मसल्स की वीकनेस देखने को मिल जाती है। मिलती है नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सर कुश्मॉल रेस्पिरेशन क्या होता है, कुश्मॉल रेस्पिरेशन का मतलब होता है पर्स लिप ब्रीदिंग। इसके अंदर कब देखने को मिलता है, कि भैया ये तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर देखने को मिलता है, कि भैया ये तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर देखने को मिलता है कुश्मॉल रेस्पिरेशन। अब बचा कौन सा हमारा, हमारा बचा भैया कौन सा ऑप्शन, हमारा चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, हमारी जो मसल्स है वो क्या हो गई है हाइपोकैलेमिया की वजह से, वो क्या हो गई हैं, वीक हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं, और उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब जब हमारी मसल्स क्या हो जाती है, हमारी जो इंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं वो अपना मूवमेंट कम कर देती हैं। मूवमेंट क्या कर देती हैं बच्चों, कम कर देती हैं। अब जब मूवमेंट कम हो जाएगा तो जो पास होने वाली जो एयर है, पास होने वाली जो एयर है, जो हमारी गैस है, जो हमारा एचसीएल जो हमारी गैस बनाता है, या हम कह सकते हैं जो डिस्टेंशन का कारण बनता है, उसको कौन करते हैं, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलते रहते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर, वो उनको क्या करते हैं, पास आउट करते रहते हैं। अब जब भैया ये मूवमेंट ही नहीं होगा, तो मूवमेंट नहीं होगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको, कि जो एयर है वो वहीं की वहीं भरी रह जाएगी, और जब वहीं की वहीं रह जाएगी तो उसको क्या देखने को मिलता है, गैसियस डिस्टेंशन या एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिल जाता है। क्या आ गई मेरी बात समझ में, सिंपल सिंपल सी कहानी मैंने आपको बताई है, आपको समझ में आई होगी आई होप। अगर नहीं आई तो प्लीज वापस से देखेंगे, इसको बैक करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, व्हाट क्लिनिकल इंडिकेटर, कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है, एंड शुड द नर्स आइडेंटिफाई एंड व्हेन असेसिंग ए क्लाइंट विद द पायरेक्सिया, कि एक बंदा है पायरेक्सिया का कौन कौन से इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। अगर एक पेशेंट को क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है, कि भैया इसको तो क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है। सपोज दैट किसी में पेशेंट, आप किसी वार्ड के अंदर काम कर रहे हो, आपके पास ओपीडी के अंदर काम कर रहे हो, इस समझो आपके पास कोई फीवर का पेशेंट आता है, आपके पास कोई फीवर का पेशेंट आता है, तो फीवर का जो पेशेंट होता है वो क्या काम करके आता है,
कि उसको तो भैया 102 फीवर है, 102 फीवर आया है, क्या उसको डिस्निया होगा? क्या उसको डिस्निया होगा? भैया उसको डिस्निया नहीं होगा, क्योंकि फीवर जो है वो हमारी रेस्पिरेटरी रेट पे इफेक्ट नहीं करता है, उसको सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है? कि भैया जब फीवर होता है तो आपको फ्लश्ड फेस देखने को मिलता है। फ्लश्ड फेस का मतलब समझते हो? आपको लाल चेहरा देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? फीवर जब होता है तो फीवर के अंदर क्या होता है? हीट बढ़ जाती है बॉडी की। क्या बढ़ जाती है? हीट बढ़ जाती है। और जब भी हीट बढ़ती है बॉडी के अंदर तो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड जो वेसल्स होती हैं, कैसी हो जाती हैं? डायलेट हो जाती हैं। कैसे हो जाती है प्यारे बच्चों? हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। जब डायलेट होती हैं तो क्या हो जाती हैं? हमें फ्लश्ड फेस देखने को मिल जाता है पेशेंट का। आपको लाल चेहरा देखने को मिलेगा, लाल मुंह बंदर जैसा चेहरा आपको देखने को मिलेगा, फ्लश्ड चेहरा देख। आगे बात सुन में, प्रीकॉइडल पेन आपको देखने को मिलेगा। पेन भी एसोसिएटेड नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का। पेन एसोसिएटेड नहीं होता है फीवर से। ये नहीं है कि हर पेशेंट को पेन होगा, कि फीवर आएगा तो आपको पेन भी कंपलसरी है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पेन फीवर से एसोसिएटेड होता है। समझो ध्यान से, मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को फीवर है तो उसको क्या हो? पेन हो। ठीक है? अगर किसी पेशेंट को पेन है तो उसको फीवर हो सकता है। दोनों बातें अलग अलग है। आगे बात समझ में, कि अगर किसी को पेन है ऑलरेडी, अगर सपोज दैट मेरे को हाथ में दर्द है और इतना सीवियर दर्द है कि मुझे उसकी वजह से फीवर आ सकता है। आगे बात समझ में, लेकिन किसी को फीवर है तो फीवर की वजह से पेन लीड नहीं करता है। आगे बात समझ में, तो भैया ये आंसर भी हमारा गलत हो गया। इंक्रीज द पल्स रेट, ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब हमें क्या होता है? फीवर होता है तो फीवर के अंदर हमारी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, और डायलेट होने के कारण जो हमारा बीपी है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी डायलेट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। और जब भी लो होता है तो उस कंडीशन के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है, ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। जब बीपी लो हो जाएगा तो टिश्यूज तक कम पहुंचेगा पानी, कम ब्लड पहुंचेगा, धीरे धीरे ब्लड पहुंचेगा तो उनकी जो टिश्यूज की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। अब जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो नर्वस सिस्टम के अंदर एक मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस को, कि आपको क्या करना है? ट्रैकीकार्डिया करना है। और ट्रैकीकार्डिया करके हमारी पल्स रेट क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आगे बात समझ में। और जब भी पल्स बढ़ती है तो उसको कहते हैं इंक्रीज पल्स रेट। तो हमारा कौन कौन से आंसर होने वाले हैं? कि भैया बी एंड डी आंसर यहाँ पे होने वाला है। अब इंक्रीज ब्लड प्रेशर यहाँ पे बताया गया है, लेकिन यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है। मैंने आपको अभी बताया है कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज आपको देखने को मिलता है। एक खास बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कि हमारा जो टेम्परेचर होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तो आपको कितना पल्स रेट कितनी देखने को मिलती है? पल्स रेट जो है वो कितनी बढ़ी हुई देखने को मिलती है? अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको 5 पल्स रेट क्या हो जाती हैं? इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 10 पल्स रेट देखने को मिलती हैं। 10 पल्स रेट इंक्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। इन बातों को ध्यान में रख लेना, ये बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई है? तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है प्यारे बच्चों, वो कौन-सा होने वाला है? एक तो फ्लश्ड फेस होने वाला है और आपकी इंक्रीज़ पल्स रेट होने वाली है। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का आज देखते हैं क्या होने वाला है, कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट ऑन द बेड रेस्ट। एक पेशेंट है जो कि बेड रेस्ट पे है, एक पेशेंट है जो कि बेड रेस्ट, उसको क्या किया गया है? अलॉट किया गया है। कि हाउ कैन द नर्स हेल्प टू प्रिवेंट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कि एक नर्स जो क्या काम करेगी कि उसको समझाएगी कैसे कि आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म से प्रिवेंट होना है। सबसे पहली बात तो आपको एम्बुलेंस का मतलब समझना है। एम्बुलेंस का मतलब होता है सिंपल सी, किसी भी बात की कोई एयर हमारे अंदर आ गई है, हमारी सर्कुलेशन के अंदर आ गई है, उससे होने वाला ब्लॉकेज आप कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं एम्बुलेंस। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है, कि आपने कोई एयर आपके हाथ से या किसी भी कारणवश कोई एयर जो हमारी वेन के अंदर या आर्टरी के अंदर चली गई है, ठीक है? वो क्या होती है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर फँस जाती है जाके। हमारी छोटी-छोटी कैपिलरीज़ के अंदर और पल्मोनरी आर्टरी के अंदर फँस गई तो उसको कहते हैं पल्मोनरी
पल्मोनरी एम्बोलस या एम्बोलिज्म। आगे बात समझ में, वो डेथ का कारण भी हो सकती है। आगे बात समझ में? चलिए, तो अब एक काम क्या करेगी नर्स, कि उसको क्या सलाह देगी कि आपको इससे प्रिवेंट होना है, इससे आपको बचना है, ठीक है? मैं आपसे बात कहूँगा कि आपको किसी भी चीज़ को प्रिवेंट होना है, ठीक है? हमारे उस चीज़ से प्रिवेंट होना है कि आपके अंदर कोई एम्बुलेंस ना बने, कोई भी एम्बुलेंस या थक्का, ब्लड का थक्का जो है, वो ना बने। आगे बात समझ में? तो लिमिट द क्लाइंट फ्लूइड इनटेक, भैया कि उसको बोलना है कि आप पानी कम पियो, ऐसा नहीं करना है भैया, उसको तो बोलना है कि आप पानी सबसे ज़्यादा पियो। तो ये तो बात गलत हो गई। कि टीच द क्लाइंट हाउ टू एक्सरसाइज ऑफ द लेग, कि आपको उसको सिखाना है, आपको उसको सिखाना है कि पैरों की एक्सरसाइज लगातार करते रहनी है, कि अगर पैरों के अंदर कोई भी डीवीटी बन गई, कोई डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाती है, उसको हम कह सकते हैं कि वो किस कारण हो सकती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कारण हो सकती है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ रही है? बिल्कुल, कि सर आपको एनकरेज द यूज़ द इंटेंसिव स्पायरोमेट्री का समझते हो आप, मतलब कि आपने देखा होगा कि पेशेंट क्या करते हैं, एक फूक देने वाली क्या होती है, उसमें फूक देते हैं और वॉल्स को उछाले जाते हैं। इसको कहते हैं स्पायरोमेट्री। कुछ ऐसे प्रकार का उसका डायग्राम होता है जिसके अंदर 3 चैम्बर होते हैं, 3 बॉलें होती हैं और पेशेंट जो है यहाँ से फूक देता है। पेशेंट जो है वो यहाँ से फूक देता है और फूक देने के बाद वो बॉलें उठाता है, ठीक है? उन पे लिखा होता है आई थिंक 300 एमएल, 600 एमएल और 1200 एमएल के करीब कुछ होता है। वहाँ पे कुछ उनका पैरामीटर्स होता है कि अगर तीसरी बॉल उठाएगा तो 1200 मीटर होता है। वो वहाँ पे लिखा होता है सब कुछ, है ना? आगे बात समझ में? तो ऐसा करने से कभी भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म को नहीं बचा सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी जो पल्मोनरी हम कह सकते हैं लंग्स जो है हमारे, वो एक्सपांड अच्छे से हो जाएँगे, ठीक है? ये कारण नहीं हो सकता। कि मेंटेन द नी चेस्ट पोज़ीशन, नी चेस्ट पोज़ीशन हमें बिल्कुल नहीं देनी है पेशेंट को। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैंने आपको क्या बताया? टीच द क्लाइंट हाउ टू एक्सरसाइज, आपको पैरों की एक्सरसाइज करनी है, सिंपल सिंपल सी बात है। अगर कोई भी एम्बुलेंस होता है तो वो जल्दी से कोई भी एम्बुलेंस जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। आगे बात समझ में? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूँ, यही से रिलेटेड है कि सर एक क्वेश्चन और बताएंगे कि अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है, तो उस पेशेंट की, अगर हो गया है, प्रिवेंट नहीं करना है। प्रिवेंट का मतलब अलग है और हो गया है किसी को। अगर किसी को कोई एम्बुलेंस उसकी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, कोई ऐसी एयर आपके आपके जो साथ चली गई है, कोई ऐसा पार्टिकल जो आपसे चला गया है गलती से, और जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म उस पेशेंट को हो गया है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? उस पेशेंट को बिल्कुल भी मूव करने से मना कर देना है कि भैया आपको हिलना-डुलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आपने क्या करना है, आपने उसको क्या दे देनी है, कौन-सी पोज़ीशन देनी होती है कि हमने उसको रिवर्स ट्रेंडल पोज़ीशन देनी होती है। कौन-सी देती होती है? रिवर्स ट्रेंडलेन वर्ग पोज़ीशन उसको देनी होती है, ठीक है? एक होती है ट्रेंडल वर्ग और एक होती है रिवर्स ट्रेंडल वर्ग। तो हमें उसको कैसी पोज़ीशन देनी है बच्चों? रिवर्स ट्रेंडल वर्ग पोज़ीशन देनी होती है। उसको कैसी देनी होती है? रिवर्स ट्रेंडल वर्ग पोज़ीशन देनी होती है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई? कि ऐसी पोज़ीशन आपको देनी है ताकि उसका जो एम्बोलिज़्म है वो उसके हार्ट तक ना पहुँचे। किसी भी कंडीशन में उसका हार्ट तक ना पहुँचना चाहिए, अगर हार्ट तक पहुँच जाता है तो वो ब्लॉकेज का कारण हो सकता है और डेथ भी लीड कर सकता है। क्या मेरी बात आगे आपको समझ में आ गई है? और उस पेशेंट को कहना है कि कोई भी एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम ना कहें। आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर इसको प्रिवेंट करना है, इसको क्या करना है, फिर हम उसको निकाल देते हैं, डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं और वो लंबी प्रोसेस है, आपको सिर्फ़ इन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर हो गया है तो। अगर नहीं होना अगर नहीं हुआ है और होने से प्रिवेंट करना है, अगर नहीं हुआ है, होने से प्रिवेंट करना है, तो आपको लेग्स की एक्सरसाइज़ बराबर करनी होती है, ताकि वो जो है, वो बन ना पाए। क्या मेरी बात आप समझ समझ में आ गई है? सबको मेरी बात और आज की क्वेश्चन समझ में आए पर प्यारे बच्चों? यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है, मेरे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकता है। हम सारे डाउट आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है प्यारे बच्चों। आगे बात समझ में, पढ़ते रहें, इसी प्रकार बढ़ते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने बच्चों को अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह हम और आप आगे बढ़ते रहें। आपकी ड्रीम जॉब आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।